तो वो भी हमारा वैलिड हो जाएगा। तो वो चीज़ें हम सीख लेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट पे लगा दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या स्टेप है, कैसे अप्रूवल लगाते हैं, फिर अलर्ट देखेंगे, देन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप्रूवल कैसे लगाते हैं। तो मैं परचेज ऑर्डर पे लगाता हूँ। पहले तो ये बता दूँ कि किस किस डॉक्यूमेंट पे अप्रूवल लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रूवल जो लगता है वो किन किन डॉक्यूमेंट्स पे लगता है। तो उसके अलावा आप नहीं लगा सकते अप्रूवल अगर जिस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे मेंशन कर रखा होगा SAP में, उसी में आप अप्रूवल लगा सकते हैं। तो उसको अगर और कहीं पे है तो उसका दूसरा तरीका टेक्निकली लगाया जाता है, जैसे कि आइटम मास्टर पे अप्रूवल चाहिए, तो इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीका। लेकिन जो एक्चुअल अप्रूवल प्रोसेस है वो पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स पे ही लगते हैं। तो वो चीज़ें पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि अप्रूवल कहाँ पे लगता है। तो जब आप अप्रूवल टेम्पलेट ओपन करेंगे तो इसमें आता है डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे अप्रूवल लगता है। अगर सेल्स साइकिल में देखें तो सेल्स कोटेशन पे लगा सकते हैं, सेल्स ऑर्डर पे लगा सकते हैं, डिलीवरी पे लगा सकते हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट, AR डाउन पेमेंट, AR इनवॉइस एंड AR क्रेडिट मॉडल। सिमिलरली परचेस साइकिल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसके बाद नीचे आते हैं तो जो इंडेंट की बातें कर रहे थे, इंडेंट पे भी आप अप्रूवल लगा सकते हैं। सपोज दैट कोई यूजर है, कुछ रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहा है, तो क्या करेगा, उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो उसको चेक करेगा और अप्रूव करेगा कि एक्चुअली ये रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ये अप्रूवल उस केस में लगेगा। ठीक है, इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री के केस में आप जाएंगे, गुड रिसीव, गुड्स इशू, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस, तो इन सब पे भी अप्रूवल लग सकता है। पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट में देखिए इनकमिंग के लिए कोई भी अप्रूवल नहीं लगाता। अगर कोई हमें पैसा दे रहा है तो हम कभी मना करते हैं क्या? नहीं मना करते हैं। जब आउटगोइंग होता है, हमारे अकाउंट से जब पैसा निकलता है तो हमें अप्रूवल लगाना होता है कि जो हमारे अकाउंट हेड है वो उसको चेक करे और उसको अप्रूव करे। तो वो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। ब्लैंकेट एग्रीमेंट्स में देखेंगे तो सेल्स ब्लैंकेट एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट, इस पर भी लगा सकते हैं। इन्वेंट्री काउंटिंग एंड ट्रांजेक्शन, तो ये इसमें भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाए कि क्या हम प्रोडक्शन ऑर्डर पे, आपको कोई बोल दे जो प्रोडक्शन ऑर्डर पे मुझे लगाना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप खुद यहाँ चेक करके देखिए कहीं पे प्रोडक्शन ऑर्डर है, नहीं है, तो आप प्रोडक्शन ऑर्डर पे अप्रूवल नहीं लगा सकते। ठीक है, जनरल एंट्री कहीं पे आपको दिख रहा है तो जनरल एंट्री पे आप अप्रूवल नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट्स देखिए, आपका आइटम मास्टर है, नहीं लगा सकते हैं। BP मास्टर है, नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे पार्टिकुलर यूजर को राइट्स दे सकते हैं और हटा सकते हैं। वो कैसे, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। जनरल ऑथराइजेशन में होता है। तो सबसे पहले हम लोग अप्रूवल लगाने के लिए जो इसके स्टेज है उस पर चलते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या? सबसे पहले आप आइए अप्रूवल लिखें तो अपने आप यहाँ पे पाथ दिखा देगा। ये देखिए अप्रूवल स्टेज, यहाँ पे आप देखिए किसमें जा, एडमिनिस्ट्रेशन में ही अप्रूवल प्रोसेस है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में आइए, एडमिनिस्ट्रेशन में आके ये देखिए अप्रूवल प्रोसेस इसी के अंदर में होता है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये सारे अप्रूवल स्टेजेस, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, और ये रिपोर्टिंग है, यही दो प्रोसेस लगते हैं। तो सबसे पहले अप्रूवल स्टेज में हम आके यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि किस डॉक्यूमेंट पे हम अप्रूवल लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेज, अब ये क्या होता है, मल्टी स्टेज भी अप्रूवल लगता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट को अप्रूव करने के लिए तीन लोग अप्रूवल हो सकते हैं। ठीक है, एक X करेगा, फिर Y करेगा, फिर Z करेगा। तो 3 स्टेज में होगा तो 3 जगह से अप्रूवल होगा, तभी वो डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड होगा। वही वो बोल रहा है कि स्टेज, यहाँ पे बताइए कि किस स्टेज का अप्रूवल है। ठीक है, तो वो आप स्टेज 1, 2, 3 इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल अप्रूवल स्टेज है तो, अगर नहीं है तो सिंगल आप किसी डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आप अप्रूवल स्टेज बना सकते हैं। जैसे कि परचेज ऑर्डर है, हम परचेज ऑर्डर के लिए अगर सिंगल स्टेज में अप्रूवल होगा तो हम परचेज ऑर्डर के नाम से वो बना सकते हैं। अगर परचेज ऑर्डर में अगर मल्टीपल स्टेज है तो PO स्टेज 1 अप्रूवल, PO स्टेज 2 अप्रूवल, तो इस तरह से हम इसको अप्रूवल स्टेज डिफाइन करेंगे। तो हम लोग
सिंगल स्टेज पहले लगाते हैं, तो स्टेज नेम तो हम लोग बोलते हैं पीओ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, एक ही अप्रूवल है, तो हम अब अगर सिंगल अप्रूवल है तब तो ओनली पीओ लिखिए, उसमें डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए पीओ मीन्स परचेज ऑर्डर अप्रूवल, पीओ अप्रूवल, ताकि आपको पता चले कि ये अप्रूवल किस डॉक्यूमेंट के लिए। नंबर्स ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कितनी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, 1 रिक्वायर्ड है, 2 रिक्वायर्ड है, 3 रिक्वायर्ड है, जितना अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। अगर आप यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 अप्रूवल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 डालते हो तो 1 लाइन ऊपर डालेंगे, फिर नीचे डालेंगे 2 अप्रूवल आपको जो ऑथराइज करेगा 2 डालना है। अगर यहाँ पे आप 3 डालते हैं तो 3। तो पहले मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ। अगर मल्टी, क्योंकि मल्टी चलता नहीं, जनरली एक ही चलता है, रेयर मल्टी चलता है। तो यहाँ पे जितने आप नंबर देंगे उतना आप अप्रूवल। ये किसका है, अथॉरिटी है कि कौन ये ऑथराइज्ड करेगा। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जो पीओ अगर बनेगा सिस्टम में, अगर आप परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट बनाती है तो उसको अप्रूव कौन करेगा, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या है, सिंगल आपका यूजर है। हमारे सिस्टम में क्या है, एक ही मैनेजर आईडी है। लेकिन जनरली क्लाइंट के पास क्या होता है, मल्टीपल आईडी होते हैं, और उसमें आपका प्रोफेशनल यूजर भी होता है, फिर लिमिटेड लॉजिस्टिक भी होता है, लिमिटेड फाइनेंशियल भी होता है। तो मैं जिस आईडी से बनाऊंगा उसी आईडी को अप्रूवल अथॉरिटी भी दूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ही आईडी यूज कर रहे हैं, तो दूसरा आईडी यहाँ पे है नहीं, तो दूसरा आईडी कोई क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं जो क्रिएटर होगा वही अप्रूवल यहाँ पे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, क्रिएटर कोई और होगा, डॉक्यूमेंट को अप्रूव कोई और करता। लेकिन हमें दिखाने के लिए हमारे पास मल्टीपल आईडी है नहीं, तो हम एक ही आईडी जो मैनेजर है उसी को यूज करेंगे। हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये सारे यूजर हैं जो आपके अगर सिस्टम में देखेंगे मल्टी यूजर, तो यहाँ पे सारे दिखाएंगे। जैसे कि लॉजिस्टिक 1 होगा तो LOG1, LOG2, LOG3, अगर फाइनेंशियल होगा तो FIN1, FIN2, FIN3, अगर प्रोफेशनल होगा तो PRO1, PRO2, PRO3 एंड मैनेजर। तो हमारे पास एक ही आईडी है ये, तो मैं इस आईडी को अप्रूवल आईडी बना रहा हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट जनरल, अब इसको मैं अगर सपोज दैट मुझे दूसरा भी अप्रूवल देना, दूसरा आईडी होता तो मैं यहाँ दूसरा आईडी सेलेक्ट करता इसमें से, जैसे कि सपोर्ट वाला इस तरह से मैं सेलेक्ट। अगर तीसरा अप्रूवल लगाना होता तो 3 यहाँ पे मैं नंबर डिफाइन कर देता और इस तरह से। तो फर्स्ट क्या होता, इसके पास अप्रूवल के लिए आता, ये जब अप्रूव करता तो इसके पास आता, फिर ये जब अप्रूव करता तो इसके पास आता, और ये जब अप्रूव करता तब फाइनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होता। अगर मल्टी अप्रूवल है तो, अगर सिंगल अप्रूवल है तो हम सिंगल ही यहाँ पे लगाएंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या डिफाइंड हुआ, अप्रूवल अथॉरिटी की परचेज ऑर्डर अगर बनेगा तो कौन अप्रूव करेगा, ये हमने अभी डिफाइंड कर दिया। तो सबसे पहले अप्रूवल स्टेज हमने डिफाइंड किया। अब हम आएंगे अप्रूवल टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट पे हम ये बताएंगे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स क्रिएटर होगा वो कौन होगा, ठीक है, और उसका अप्रूवल कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपका डॉक्यूमेंट क्या था, पीओ, तो हमने परचेज ऑर्डर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर के लिए बना रहे हैं परचेज ऑर्डर। इसी को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं उठा के ऐसे। अब यहाँ पे आएंगे ओरिजिनेटर, मतलब क्रिएट कौन करेगा। वहां पर क्या था, अप्रूव कौन करेगा, तो वो बताया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रिएट कौन करेगा, जो परचेज ऑर्डर बनाएगा वो कौन करेगा। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो सारे जैसे उसमें आए थे यूजर आईडी वैसे ही, तो अब ऐसी बात है हमारे पास मैनेजर आईडी है तो यही क्रिएट करेगा, और अप्रूव भी कौन करेगा, यही करेगा। तो एक बार ये बनाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे पॉपअप मैसेज आएगा, ये अप्रूव करेगा, देन जाके वो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। तो फर्स्ट काम तो हमें ये करना है कि ओरिजिनेटर डिफाइंड करना है। यहाँ पे हमने ओरिजिनेटर दिया। अब डॉक्यूमेंट वाले इसमें जाएंगे टैब में, यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे डिफाइंड करेंगे कि ये जो अप्रूवल है वो किसके लिए है। जब तक आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं सिलेक्ट करेंगे तब तक अप्रूव। अब परचेज ऑर्डर के लिए तो देखिए यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर, सपोज दैट आप सेल्स ऑर्डर के लिए बनाएंगे तो यहाँ सेल्स ऑर्डर, सपोज दैट आप आउटगोइंग पेमेंट के बनाएंगे तो इसको लेंगे। तो जिस डॉक्यूमेंट के लिए अप्रूवल आप बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। अब इसके आगे वाले टैब पे चलेंगे, स्टेजेस। अब यहाँ पे स्टेज पे जब आएंगे तब यहाँ से पूछेगा कि अप्रूवल स्टेजेस। तो हमने अप्रूवल स्टेजेस डिफाइन किए थे कि पीओ करके एक फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। तो जो अप्रूवल स्टेज हमने डिफाइन किए थे उसको हम यहाँ पे मैप कर दें। अगर आपका मल्टी अप्रूवल स्टेज होगा 1 2 3 तीन स्टेज में, तो फर्स्ट आपने किया, फिर सेकेंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। अगर एक ही है तो यहाँ पे हम कर देंगे। अब यहाँ पे टर्म और कंडीशन पूछ रहा है कि किस केस में अप्रूवल के लिए जाएगा। ऑलवेज जाएगा, ऑलवेज जाएगा कर देंगे तो एवरी टाइम जाएगा। अगर वेन पे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे टर्म और कंडीशन दे देगा कि किस केस में अप्रूवल के लिए जाएगा। अब रही बात कि इसमें यह भी हो सकता है कि परचेज ऑर्डर पे सर्टेन अमाउंट आपने दे दिया कि इससे ज़्यादा हो टोटल डॉक्यूमेंट वैल्यू, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो तभी जाए अप्रूवल के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो और ग्रॉस उसमें कुछ डिस्काउंट इससे ज़्यादा हो, डेविएट फ्रॉम द बजट। अगर सपोज दैट ये आपने लगा दिया कि टोटल डॉक्यूमेंट वैल्यू, यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे वैल्यू कितना होना चाहिए। सपोज दैट मैंने डिफाइन कर दिया कि 50,000 या 1 लाख से ज़्यादा हो तभी जाके, ठीक है, ये 50,000 मैंने डिफाइन कर दिया। रेशियो यहाँ पे आप यूजर यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे आप ग्रेटर देन डिफाइन करेंगे तभी जाके ये डॉक्यूमेंट क्या होगा आपका अप्रूवल के लिए जाएगा। तो इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए कब जाएगा, जब 50,000 से ज़्यादा होगा। तो क्या क्या कंडीशन यहाँ लगा सकते हो, सारे दे रखा है। ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, डज नॉट इक्वल हो सकता है, इन द रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस 50,000 से 1 लाख का हो या 50,000 से 5 लाख का हो तभी जाए, ठीक है। नॉट इन रेंज, अनडिफाइंड। इस तरह से आप जो भी कंडीशन लगाना चाहते हैं, जो आपको वैलिड लगता है, आप यहाँ पे डिफाइंड कर सकते हैं। ये डिफरेंट कंडीशन, डेविएट फ्रॉम, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट एंड सो ऑन, जो भी कंडीशन यहाँ पे। फिर भी अगर इसमें कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आप टेक्निकल से आप कमांड लिखाएंगे, कोडिंग कराएंगे और उस कोडिंग को यहाँ मैप करके भी आप अपना अप्रूवल लगा सकते हैं। लेकिन मेनली जो होता है आपका इसमें लग जाता है। अगर टेक्निकल से कराना है तो टेक्निकल चीज़ें तो मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें यहीं पे लगता है, आपको क्वेरी मैनेजर में जाके उसकी कोडिंग करके यहाँ पे रख के और सेलेक्ट करा के पार्टिकुलर थिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली चीज़ें आपको यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। ये करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा अप्रूवल क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। अगर आप इस बटन को ऑलवेज पे रखेंगे तो ये सब कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 0.001 रुपीज़ का भी परचेज ऑर्डर बनेगा तो अप्रूवल के लिए जाएगा। अगर ये कंडीशन आप लगाते हैं तो 50,000 से ज़्यादा का अगर परचेज होगा तभी आपका अप्रूवल के लिए जाएगा, ठीक है। तो मैं यही रहने देता हूं ताकि आपको चेक करा सकूं। अब इसको मैंने ऐड किया तो आपका अप्रूवल डिप्लॉय हो गया, आपका अप्रूवल लग चुका है। हाँ बताइए सर। अभी ये अप्रूवल प्रोसेस 50,000 तक दिया है। फॉर एग्जांपल मेरा अप्रूवल प्रोसेस है कि क्या, फॉर एग्जांपल पे, हेलो, आपकी वॉइस थोड़ी सी आई बीच में कट गई क्या? हेलो, हाँ बोलिए। मेरा अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग लोग पहले बार मेरा अप्रूवल अथॉरिटी से। आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है अभी सर। हाँ अभी ठीक, हाँ बताइए। अलग अलग लोकेशन में मेरा अलग अलग लोग अप्रूवल अथॉरिटी से, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग अथॉरिटी से। कभी इंजीनियरिंग का अलग लोग है, इन्वेंट्री का अलग लोग है, और कंज्यूमेबल का अलग लोग है, ठीक है। उसका अलग अलग लोकेशन में अलग अलग लोग ही है, ठीक है। मेरे पास 5 लोकेशन है, पांच अलग लोग है। और मेरा रेंज जो है, अगर परचेज ऑर्डर 10,000 से ऊपर होके 50,000 का अंदर है तो 2 लोग अप्रूव करेगा। 50,000 से 1 लाख तक है तो 3 लोग अप्रूव करेगा। 1 लाख से 2 लाख तक है तो 4 लोग अप्रूव करेगा। ठीक है। तो इस केस में सेम यही यूज करेंगे ना, जो प्रोसेस अभी बताया आप इसी को यूज करेंगे अप्रूवल में। जैसे मैंने अभी एक बनाया था अप्रूवल अथॉरिटी, अभी बनाया था ना एक अप्रूवल अथॉरिटी। आप वहां पे अगर 3 स्टेज में हो रहा है तो 3 आप बनाएंगे, 4 स्टेज तक आपका जाता है तो 4 बनाएंगे, जितने भी बनाना है आप उतना बनाएंगे। जैसे अप्रूवल स्टेज में आया, स्टेजेस जो डिफाइन हो रहा है बेस्ड ऑन अमाउंट।
हाँ तो ठीक है ना। अभी एक मैंने लगा दिया, अब आप इस पे लगा दीजिए दूसरा में। यहाँ पे आप एक और अप्रूवल स्टेज जो है आपको डिफाइन करना है, या उसको डाल दीजिए यहाँ पे अप्रूवल वाला, दूसरा वाला। दूसरा किसी इसमें तो आईडी है नहीं, इसलिए मैं दूसरा नहीं बनाया। सपोज दैट सपोर्ट है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि दूसरा स्टेज पे ये करेगा। तीसरा स्टेज पे मैंने ये मान लिया कि सपोज दैट कोई और ले लेता हूँ, इंड यूजर में इसको डाल लेता हूँ। मेरे पास आईडी है नहीं, बट आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास 3 हो गए अप्रूवल स्टेज। अब मैं जाऊँगा जब टेम्पलेट पे, यहाँ पे आऊँगा अप्रूवल टेम्पलेट पे, जो मैंने लास्ट बनाया था मैं उसी को लेता हूँ। इसको मैंने लिया, परचेज वाला बनाया था ये, ठीक है। तो मैनेजर अप्रूवल था, ठीक है, मैनेजर अप्रूवल था। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि जो मेरा डॉक्यूमेंट जो लगेगा इसमें स्टेज में, यहाँ पे टर्म में आप बोल रहे हैं कि जब हमारा 10,000 यहाँ पे ग्रेटर देन, जब आपका यहाँ से 10,000 से क्या बताया आपने, 20,000 या 50,000 से ऊपर, 50,000 के अंदर सिर्फ 2 ही अच्छा, लोग अप्रूव करेंगे। हाँ तो रेंज में जाएगा ना ये, तो ये जाएगा आपका रेंज में। यहाँ पे है जो आपका रेंज है, डेविएट फ्रॉम था, तो यहाँ पे रेंज देखा था, डेविएट फ्रॉम द क्रेडिट, डेविएट फ्रॉम द कमिटमेंट ग्रॉस, रेशियो के अंदर क्लिक कीजिए। इसमें था, हाँ इसमें था। और डेविएट फ्रॉम द ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये था इन रेंज। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए रेंज, कि आपने बताया कि रेंज 10,000 से लेके 20,000 50, हाँ ठीक है। तो अगले रेंज होगा फिर 50,000 से 1,00,000। ये डाल दिया मैंने 10,000। तो आपको फिर अलग लगाने पड़ेंगे ना, दोनों एक ही में नहीं आ जाएंगे ना, फिर आपको अलग एक्टिवेट करने पड़ेंगे। और इस तरह से जो आप बोल रहे हैं ना कि ये लगाएंगे, फिर आप इसको कमांड में आप करवाइए टेक्निकल के थ्रू। ये चीज़ें जो आप मल्टीपल जो आप करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक ही कंडीशन एप्लीकेबल होगा ना, मल्टीपल कैसे लग जाएंगे इसमें। तो अगर मैं 5 अप्रूवल स्टेजेस क्रिएट करूं, तो यहाँ पे कंडीशन लगेगा। आप जो क्या करिए, इसको लगाने, इसमें तो सिंपल में लग जाता है, लेकिन अगर इस तरह के करने हैं तो यहाँ पे आप जो कंडीशन देंगे तो क्या करेगा टेक्निकल, वो क्वेरी कमांड लिखेगा, ठीक है, कि जब हमारा 10,000 से 20,000 होगा तो उसमें आईडी डाल देगा। मैनेजर का आईडी जैसे 1 जाता है तो 1 अप्रूव करेगा, ठीक है। जब 20,000 से 30,000 जाएगा तो आप बोल रहे हैं कि 1 एंड जो दूसरा यूजर आईडी होगा, सपोज दैट 2 है यूजर आईडी, तो 2 अप्रूव करेगा। जब 20,000 से 50,000 जाएगा तो आप बोल रहे हैं कि 1, 2 एंड 3 करेगा, तो उसमें एंड लॉजिक लगाते चला जाएगा। तो वो एक क्यूरी कमांड यहाँ पे लिख के उसको सेव कर देगा, तो उसी हिसाब से वो जितने भी स्टेज आप देंगे उस कंडीशन के बेस पे चलेगा। यहाँ पे तो आपको सिंपल अगर ग्रेटर देन, लेस देन या एक पार्टिकुलर सिंगल रेंज देना है तो आपका चल जाएगा, लेकिन इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है तो यहाँ पे आपको जो क्यूरी नेम दे रखा है, आप क्या करेंगे, इसमें आएंगे, इसमें आके क्यूरी कमांड लिख के यहाँ पे सेव करा लेंगे और उसको आप यहाँ से फेचअप करके उठा लेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये क्यूरी कमांड लेते हैं कि हमारा ये है बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा क्यूरी कमांड में, इसको हटाना पड़ेगा हमें, इसको हटा के यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करूंगा उस क्यूरी कमांड को सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं अप्रूवल, लेकिन क्यूरी कमांड हमें लिखना पड़ेगा। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक वो कंडीशन आप, ये हमने बना रखा है कि FC फ्रॉम द फील्ड इतना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। तो ये आपका टेक्निकल जो होगा वो लिखेगा इसको कमांड को, तभी जाके आपका ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गए ना हम, यहाँ पे जैसे ही टाइप बटन दबाएंगे तो ये आपका क्यूरी कमांड में लेके जाएगा। ये देखिए यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हमने कमांड सेव कर रखा, उस कमांड को हम सेलेक्ट करा लेंगे। जो भी कमांड हमारा यूज हो रहा है उस कमांड, जैसे ये कमांड हमारा यूज है, हम यहाँ पे कमांड को सेलेक्ट कराएंगे तो जो हमने लॉजिक लिख रखा है अब उस लॉजिक के अनुसार हमारा अप्रूवल चलेगा। जो आपने लॉजिक दिया उस लॉजिक के अनुसार हमारा अप्रूवल चलेगा। अब रे भाई कि ID 1, 2 कहाँ से आएगा, तो जब आप यूजर टेबल पे जाते हैं तो जितने भी यूजर्स होते हैं सबकी एक ID डिफाइंड, यहाँ पे आपको मैनेजर दिख रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे जाए, जैसे आपको याद होगा आइटम मास्टर हम चला रहे थे तो आइटम ग्रुप का कोड जाता था 1, 2, ऐसे ही आप मैनेजर पे यहाँ पर जब आएंगे तो इसका एक पार्टिकुलर ID जाता है बैक एंड में।
ठीक है, तो उस आईडी को आपको डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो कंडीशन लगा देगा, जो आपका टेक्निकल होगा वो लगा देगा। यहाँ पे अगर सिंपल आपको लगाना है तो सिंपल आप चीजें ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, डिस्काउंट, प्रॉफिट, तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं जो बेस में दे रखा है। अगर आपको उससे हेलो, मैं जो अप्रूवल स्टेजेस जो बना रहा हूँ उसी वक्त मैं पीओ 0, पीओ अप्रूवल 1, पीओ अप्रूवल 2, पीओ अप्रूवल 3, 3 स्टेजेस बना दूंगा उधर ही। हाँ एक ठीक है, अप्रूवल बना दूंगा अगर 10,000 से 50,000, एक दूसरा को बता दूंगा 50,000 से 1 लाख, दूसरा को बता दूंगा 1 लाख से 2 लाख। उस हिसाब से ठीक मैं आईडी क्रिएट कर लूंगा, आईडी कर भी मैप कर लूंगा। कर लेंगे, तो लेकिन मल्टी उसमें आपके अप्रूवल बन जाएंगे, और जो आपका टेक्निकल जो कोड लिखेगा ना वो आपका एक लाइन में लिखेगा, और इतने इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो मल्टीपल इसमें लग जाएंगे, मल्टीपल कोडिंग आप वो उसको लिख 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 के आप वो बनाएंगे। अब वो अगर कोडिंग कर देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एक ही बार में आप टेम्पलेट में जाएंगे, उसको कोडिंग को सिलेक्ट करेंगे, और आपका ये अप्रूवल जो भी आप कंडीशन देंगे एक पर्टिकुलर रेंज, वहां से आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आप लगा सकते हैं, बट हम लोग उसको रिकमेंडेड नहीं करते, हम लोग एक कमांड लिखा के उससे उठवाते हैं। ठीक है, एक काम करेगा मेरा लॉजिक। हाँ, कर जाएगा वो। आप अभी इसमें PO1 कर दिया, PO2 कर दिया, और PO पे ही आपने 1 2 3 इस तरह से रेंज डिफाइंड करके आप कर देंगे तो वो कर जाएगा काम। बट वो क्या हो जाएगा, आपका डेटा बल्कि होता जाएगा, मतलब डाटा में आपके माने कि वो चीजें इतनी ज्यादा आपने बना देंगे ना कि डेटा स्लो कर देगा उसको धीरे धीरे। तो हम और लोग, मेरे साथ लोकेशंस भी है, लोकेशंस के साथ और डिपार्टमेंट का साथ भी करना है। हाँ, तो डिपार्टमेंट तो यहाँ आ रहा है ना, ये डिपार्टमेंट आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी आपका है, जैसे अभी जनरल में आ रहा है, तो इस यूजर को आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यहाँ डिफाइन करते हैं। मैंने इससे पहले वाले सेशन में बताया था जब यूजर बता रहा था। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का डिफाइन कर दीजिए उसको मैप कर दीजिए, तो उसी डिपार्टमेंट का वो पर्टिकुलर जो होगा अप्रूवल वाला वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। इंजीनियरिंग का मटेरियल जब भी मैं परचेज ऑर्डर डाल रहा हूँ, उसका अप्रूवल अथॉरिटी से 3 लोग अलग अलग लोग हैं। इंजीनियरिंग का सीईओ हो गया, इंजीनियरिंग का मैनेजिंग डायरेक्टर हो वो गया, तो 22 इंजीनियरिंग वो आपका स्टेज पे डिफाइंड हो गया ना, स्टेज जो डिफाइन करेंगे। अब रही बात डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 3 बंदे हैं ना, तो आप यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी तो आपको लेना है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आप यहाँ पे ले लीजिए, और वो जो तीनों जो अप्रूव करेगा तीनों को इसी डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। तो आपका इंजीनियर अगर सपोज दैट तीनों 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से है तो तीनों को डिफरेंट डिपार्टमेंट में मैप कीजिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जनरल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे उसको डिप्लॉय कर दीजिए। अच्छा, जब जैसे परचेज ऑर्डर लगा रहा हूँ तो कहीं है ऐसा मतलब डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने की? हाँ, यहाँ पे है ना, यूजर पे आता है डिपार्टमेंट बना के। आपने शायद वो नहीं देखा जो मैंने वीडियो बनाए थे यूजर वाले, बाकी लोग थे इसमें जो दिन में यूजर, ये थे सोनी थे और ये थे उमेश जी, मैंने बताया था। यूजर में डिपार्टमेंट मैप कर लेंगे हम। हाँ, तो परचेज ऑर्डर जब बना रहा हूँ उसी वक्त सिस्टम को मालूम होना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट का इस पीओ अप्रूवल जो स्टेज बना हुआ है उसका हिसाब से अप्रूवल ट्रिगर होना है। नहीं, आप जब अप्रूवल डिफाइंड करेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जाएगा ना, तो जब ये आप सपोज मैंने इसको दे दिया डिफरेंट डिपार्टमेंट का, ये है हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट का, तो जिस डिपार्टमेंट का आप ये यूजर सेलेक्ट करेंगे उसी डिपार्टमेंट को जाएगा अप्रूवल के लिए। क्लियर नहीं हो रहा है आपको? देखिए, जैसे मेरा मैनेजर है, ठीक है, अप्रूवल स्टेज वर्सेस पीओ परचेज ऑर्डर का इन बिटवीन लिंक नहीं बैठ रहे ना? नहीं, परचेज आपको अप्रूवल जब लगाओगे, देखो जैसे मैंने इसको मैनेजर को कर दिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसको मैंने अपडेट कर दिया। सपोज दो कि पहले जो मेरा यूजर था वो जनरल था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर दिया। ठीक है, अब रही बात कि जब आप जाएंगे ये लगाने के लिए, अप्रूवल लगाने के लिए, यहाँ पे पीओ, ये आपने अप्रूवल डिफाइन किया, अब आप दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट डिफाइन करते हैं। तो जब यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे तो एक बार तो मैंने यूजर पे ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिफाइन कर दिया, फिर दूसरा जब हम अप्रूवल लगाएंगे इसी परचेज ऑर्डर पे तो दूसरा स्टेज में किसको डिफाइन करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे उसके आगे में डिपार्टमेंट दिखेगा, जनरल डिपार्टमेंट। सपोज दैट कोई आईडी उठाया मैंने जनरल डिपार्टमेंट का, तो यहीं से डिपार्टमेंट जाएगा। परचेज ऑर्डर जो आप बनाएंगे, ऑर्डर पे कोई डिपार्टमेंट नहीं जाएगा, ऑर्डर पे सिर्फ ब्रांच जाता है, वहां पे डिपार्टमेंट नहीं जाएगा। उस केस में कि
जो पर ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले को ही जाना है, ये पीओ का अप्रूवल ट्रिगर होना है करके वो सिस्टम को कैसे जाएगा, मालूम पड़ेगा? वो उस हिसाब से जाएगा कि ये जो हम अप्रूवल लगा रहे हैं मैनेजर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो जब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा तो इसी को अप्रूवल के लिए जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने कोई और यूजर लिया, दूसरा वाला इंड यूजर लिया, तो ये अगर जनरल डिपार्टमेंट है तो इसके पास जाएगा, तो ये जनरल डिपार्टमेंट वाले को अंडर में ही जाएगा। जो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट डिफाइन करेंगे उसी को जाएगा। ये यूजर जिस डिपार्टमेंट का होगा, यूजर बेस जाएगा अप्रूवल के लिए, ठीक है। अब वो यूजर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है या फिर जनरल डिपार्टमेंट का है, चाहे परचेज डिपार्टमेंट का या फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, जिस डिपार्टमेंट का होगा उसी डिपार्टमेंट में जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब यूजर बेस चलेगा आपका, यूजर बेस डिपार्टमेंट चलेगा। जो परचेज टीम है, एक ही बंदा है एग्जीक्यूटिव, वो सबका इंजीनियरिंग का भी परचेज ऑर्डर डाल रहा है और जनरल का भी डाल रहा है और रॉ मटेरियल्स का भी परचेज ऑर्डर डाल रहा है। तो उस वक्त सिस्टम को नहीं पता चलेगा। हमने मैं रेंज डाल के रखा हूँ 10,000 से सबसे 50,000 पहले तो ये लॉजिक ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको हर डिपार्टमेंट को अप्रूवल के लिए नहीं भेजता है। जब परचेज रिक्वेस्ट आता है तब वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट अप्रूव करता है कि ये हमें रिक्वायर्ड है या नहीं है। अब परचेज जब कोई बंदा बनाएगा तो परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो अप्रूव करेगा। वो जब अप्रूव करेगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट एक टाइम हो सकता है कि वो चेक करे कि इसकी फंडिंग वो करेगा, तो वो चेक कर सकता है। लेकिन हर डिपार्टमेंट का बंदा, वो अगर परचेज ऑर्डर बनाया इंजीनियर डिपार्टमेंट तो इंजीनियर वाला अप्रूव करेगा, फिर इंजीनियर वाला अप्रूव करेगा, तो वो तरीका थोड़ा मुझे अभी तक बिजनेस सिनेरियो जो हमने देखा है कहीं भी ऐसी चीजें नहीं होती। एक्चुअली मैं जहाँ काम करता हूँ अभी 2-3 कंपनी में वैसा ही है। एक एग्जीक्यूटिव बिठा देते हैं, अपना अपना जो डिपार्टमेंट हेड्स को परचेज ऑर्डर का अप्रूवल भेजते हैं। तो इस केस में ये केस नहीं चलेगा लग रहा है। ऐसे नहीं चल पाएगा ना। अप्रूवल मैट्रिक्स, जो अप्रूवल मैट्रिक्स है वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो वर्क है वही उसका हेड ही अप्रूव करेगा, हर डिपार्टमेंट का बंदा अप्रूव नहीं करेगा। और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, दिन भर वो अप्रूव ही करता रहेगा और यूजर बनाने के लिए बैठा रहेगा, उसका अप्रूव ही नहीं होगा, डॉक्यूमेंट आगे बढ़ेगा ही नहीं। जनरली ये होता है कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या कोई भी XY डिपार्टमेंट से कुछ रिक्वायर्ड है तो वो भेजेगा, इंडेंट बना के भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। उसका जो हेड होगा वो उसको चेक करेगा कि ये एक्चुअली रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो अप्रूव करेगा। देन वो परचेज डिपार्टमेंट को अलर्ट जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट का जो भी एंड यूजर उसका बैठा होगा वो उसका ऑर्डर बनाएगा। देन उसका हेड जो होगा वो उसको चेक करेगा। देन वो ऑर्डर बना के वेंडर को रिलीज करेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। बाकी आपका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है तो वो है। लेकिन आप ये अप्रूवल लगवा सकते हैं, टेक्निकली आप कोड बनवा लीजिए, रेंज वाइज डिफरेंट डिपार्टमेंट को भेजना है, उतने आपको अप्रूवल वहाँ पे डिफाइंड करने पड़ेंगे और अप्रूवल डिपार्टमेंट का पर्सन को, तो वो चला जाएगा, उसमें कोई इशू है नहीं। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा टेस्ट में बना के। यहाँ पे तो एक ही आईडी, हम जिस आईडी से बनाएंगे वही अप्रूव भी करेगा। तो एक ही आईडी, अगर मल्टी आईडी रहता तो मैं बना भी देता, आपको पता होगा। यहाँ पे सिर्फ मैनेजर आईडी जो है ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूडीएच थ्रू अगर एक डिपार्टमेंट में खोल लूँ परचेज ऑर्डर में तो इसमें लग जाएगा। क्या आपने बोला? यूडीएच थ्रू मैं एक कॉलम क्रिएट कर दूं परचेज ऑर्डर में एज ए डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स लिस्ट कर दूं, तो अगर मेरा 3 कंडीशन होगा, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग तो ये लोग अप्रूव करेगा, डिपार्टमेंट जनरल ये लोग अप्रूव करेगा विथ अमाउंट रेंज। आपको उस केस में जितने भी रेंज आप डिफाइंड करेंगे, या तो आप टेक्निकल से बनवाओ या फिर जितने रेंज डिफाइंड करेंगे उतना अप्रूवल पीओ का स्टेज आपको बनवाना पड़ेगा कि
10 से अगर 50,000 है तो PO1 बनेगा, ठीक है, अप्रूवल स्टेज। उसको अगर आपको सपोज दैट जनरल डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं तो उसमें जनरल डिपार्टमेंट मैप करेंगे। 50 से अगर 60 है, ठीक है, या 1 लाख है, उस केस में आपको जाना है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो वो अलग लगेगा। तो वो डिपेंड करेगा रेंज वाइज, फिर आपको वो जितने रेंज होंगे उतने डिफाइंड करने पड़ेंगे। जो मैंने अभी एक डिफाइंड किया ना, 3 रेंज हैं तो 3 आपको डिफाइंड करने पड़ेंगे, और तीनों आईडी को, जितने जितने आईडी हैं वो सबको मैप करने पड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है सर। एक बार टेस्ट में करके देखिएगा। मैं यहाँ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक ही लाइसेंस है, तो एक लाइसेंस से हम एक ही यूज कर पाएंगे, मल्टीपल हम नहीं यूज कर पाएंगे। नहीं तो हम यहाँ पे मल्टीपल बना के आपको चला के दिखा देता। आप यहाँ पे देखेंगे अपने पास दो आईडी क्रिएट करके मल्टीपल स्क्रीन्स लॉगिन कर सकते हैं ना। कैसे आप कर सकते हो? एक ही लाइसेंस एक टाइम में काम करेगा ना, फिर दूसरा नहीं काम करेगा। ये मैनेजर जो अभी यूज हो रहा है, इस पे से मैं लाइसेंस हटा दूंगा। अब आप बोल रहे हो कि मैं इस पे लगा दूं, सपोर्ट पे लगा दूं, अब तो ये तो काम करेगा लेकिन मैनेजर तो हमारा डेड हो जाएगा। जी जी सही बात। एक टाइम में एक ही लाइसेंस काम करेगा ना। आपने जो मैनेजर पे लगा नहीं कर पाएंगे सर बेसिकली फिर तो। क्या? क्योंकि ये अप्रूवल मैट्रिक्स 2 लोगों को डाल के टेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा बेसिकली। अगर इसके 2 लोग नहीं, मैं आपको इसी से आपको क्रिएटर भी बनाऊंगा, यही अप्रूवल भी करेगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। आप अपने सिस्टम में जाके, जब आपके कंपनी में है उसमें लगाइए, आप उसको चेक कीजिए कि मल्टीपल स्टेज चलता है कि नहीं चलता है। नहीं अगर चले तो मेरे को आप दे दीजिएगा सिस्टम, मैं आपको चला के दिखा दूंगा, चल जाएंगे वो, ठीक है। तो हमने अभी परचेज ऑर्डर बनाया अप्रूवल के लिए। अब देखते हैं कि कैसे अप्रूवल काम करेगा और कैसे ये आगे जाएगा अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे परचेज ऑर्डर बनाते थे हम वैसे ही परचेज ऑर्डर बनाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। ये बार बार एक्सचेंज रेट इसलिए मांग रहा है कि हमने सिस्टम करेंसी USD में छोड़ दिया, उसको चेंज नहीं किया। अगर हम चेंज कर देते तो ये बार बार मांगता, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम कोई वेंडर को सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट ये वेंडर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। आइटम 2 तरह के बनते हैं, सर्विस में भी बनते हैं, आइटम में भी बनते हैं। आइटम मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेट अस कंसीडर कि ये आइटम है हमारा, ये मैंने आइटम उठा लिया, ठीक है। अब इस पे जितनी भी क्वांटिटी आपको मंगानी है वो क्वांटिटी डाल दीजिए और उसके यूनिट प्राइस डालिए, क्या क्या प्राइस आप मैं देखता हूँ। अगर मेरा सर्वर एक्चुअली क्लाइंट का सर्वर है, उस केस में हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हम आपको दिखा सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। किसी क्लाइंट का है तो उसको मैं शेयर नहीं कर सकता, तो वो दिक्कत है। अब ये देखिए कितना का हो गया, ये हमारा मोर देन 50,000 है। अब मैं जैसे ही इसको बनाऊंगा तो देखिएगा ये अप्रूवल के लिए जाएगा, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में ये बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको ऐड करते हैं। अब ये देखिए जो मैंने अभी अप्रूवल लगाया, अभी तक क्या होता था, इससे पहले आपने देखा था कोई भी इस तरह का पॉपअप नहीं आता था, तुरंत ये परचेज ऑर्डर ऐड हो जाता था। अब ये क्या आ रहा है, अप्रूवल टेम्पलेट जो हमने लगाया था, अब इसमें आ गया ओपन होके। अब जो क्रिएटर होगा वो लिखेगा यहाँ पे कि प्लीज अप्रूव, प्लीज अप्रूव, ठीक है। वो ये लिख के इसको ओके कर देगा। जैसे ही ओके करेगा ये डॉक्यूमेंट बनेगा, बट ये आपका ऑर्डर नहीं बना। अभी देखिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट नंबर 1 वाज क्रिएटेड। ये डॉक्यूमेंट किस में बना है, ड्राफ्ट में बना है।
अभी ये आपका मेन डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है। ड्राफ्ट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, ये सेव हो जाता है एज ए डेटा, जैसे सेव करते हैं वैसे। अब आपको ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ आइए, इन्वेंट्री मॉड्यूल में आइए, यहाँ पे आपको ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, आई थिंक इसमें नहीं तो लॉट में प्रिंटिंग है, यहाँ पे डाल देते हैं, ड्राफ्ट लिखिए, अपने आप आ जाएगा। ये है आपका डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये आप जैसे ही करेंगे आपका आ रहा है सेल्स रिपोर्ट AR, सब में आते हैं ये मेन मेनू, सेल्स AR, सेल्स रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट। अब यहाँ पे अभी जो मैंने बनाया था परचेज साइड में बनाया था, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। परचेज में क्या बनाया था हमने, सिर्फ परचेज ऑर्डर का बात कर रहे थे, तो हम इसको यहाँ से बाकी सबको हटा देंगे, कोटेशन वगैरह, ठीक है। किस यूजर ने बनाया है, मैनेजर ने बनाया है, तो मैं ओनली मैनेजर यूजर यहाँ पे रखूँगा। इसको जब मैं ओके करूँगा तो मुझे ये ड्राफ्ट दिख जाएगा कि कौन सा हमारा ड्राफ्ट परचेज ऑर्डर का बना था। यहाँ पे देखिए ये हमारा परचेज ऑर्डर का ड्राफ्ट बना हुआ है जो अभी मैंने क्रिएट किया था। आप डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो ही ड्राफ्ट आपको फिर से ओपन होके आएगा ड्राफ्ट फॉर्म में। अब ये किसके पास जाना चाहिए, जो अप्रूवल अथॉरिटी है उसके पास जाना। ये देखिए ये अभी ड्राफ्ट लिख रहा है यहाँ पे, अभी ये ड्राफ्ट में ये पड़ा हुआ है। अब अभी जैसा कि मैंने सेम आईडी से क्रिएट किया, उसी आईडी पे अप्रूवल आना है। अप्रूवल के लिए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉपअप मैसेज आएगा, ये जो आप रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करूँगा, तभी ये मैसेज आएगा, क्योंकि ये रिफ्रेश लेगा नहीं, क्योंकि वही क्रिएटर है, वही अप्रूवल कर रहा है, तो इस वजह से। लेकिन जो प्रोसेस होता है क्या, ये क्रिएट किया तो XYZ दूसरा आईडी होगा, उस पर अप्रूवल के लिए जाएगा। तो उस केस में आपको लॉग आउट लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो दूसरे यूजर पे ये चीजें चला जाएगा। उस केस को आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लॉग आउट लॉग इन कर रहा हूँ, ताकि वो पॉपअप मैसेज कैसे आएगा और वो कैसे चेक करके उस चीज को अप्रूव करेगा, बस वो दिखाने के लिए। तो मैंने इसको ओके किया। ये देखिए ये आ गया वो डॉक्यूमेंट्स जो हमने अप्रूवल के लिए बना के क्रिएट करके भेजा था, वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके इसको क्लिक करूंगा, तो ये देखिए ये आ गया कि रिक्वेस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट अप्रूवल। ये रिक्वेस्ट आपको डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए आया है। जब मेरे पास आएगा अप्रूवल के, मैं इस पे क्लिक करूंगा, जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो ये चेक करेगा ये कौन यूजर बनाया है, रिक्वेस्ट बाय किस यूजर के थ्रू आया है, स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, किस डेट में है, वो सारी चेक करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उस पार्टिकुलर परचेज ऑर्डर पे जाएगा, ये है डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट जो अभी आपको, इस पे क्लिक करेगा, वो चेक करेगा एवरीथिंग कि सब कुछ ओके है, सही से बनाया है या नहीं बनाया है, कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। पूरा ऑर्डर ड्राफ्ट में जो बना हुआ है वो ओपन होके आ जाएगा, उसको क्वांटिटी दिख जाएगा, ये सारी चीजें वो चेक कर लेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, अगर उसको लगेगा कि सही है तो यहाँ पे जो डिसीजन पेंडिंग है उसको क्या कर देगा, अप्रूव। अगर उसको लगेगा कि ये गलत है तो वो कर देगा रिजेक्टेड, ठीक है। अप्रूव अगर करा, जैसे ही अप्रूव करा यहाँ पे लिखेगा वो अपनी भाषा में जो भी लिखना है कि ओके यू कैन प्रोसीड, ओके यू कैन प्रोसीड, ये करके वो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। अब ये जो अपडेट किया वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा किसके पास, जो आपका ये जो भेजा था रिक्वेस्ट उसके पास ये अलर्ट फिर से जाएगा। यहाँ पे मेल के थ्रू भी आप फॉरवर्ड करा सकते हैं, तो ये इसकी जरूरत नहीं है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्लोज करने के बाद आपने अप्रूव कर दिया है। अब फिर से हम लॉग आउट करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो देखिएगा वो मैसेज जो अप्रूवल अथॉरिटी जिसके पास है उसने भेजा था, वो यहाँ पे फिर से मैसेज आएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा था वो अप्रूव हो गया है और आप उसको फाइनल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो जैसे ही लॉग इन करूँगा देखिएगा वो अप्रूवल वाला आ जाएगा रिटर्न मैसेज। ये देखिए यहाँ आया, डॉक्यूमेंट जनरेटेड अप्रूव्ड। जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा था अप्रूव के लिए वो आपका अप्रूव हो चुका है। अब वो इस पे क्लिक करेगा, ठीक है, परचेज ऑर्डर, अब इसको वो ओपन करेगा, ठीक है। तो ये अप्रूव हो गया है ये ड्राफ्ट। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आके अब इसको ऐड करेगा, तब ये डॉक्यूमेंट बनेगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा कि जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो सिर्फ चेक करके अप्रूव करेगा, तभी ये डॉक्यूमेंट जब ऐड करेगा तब डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन होगा, नहीं तो क्या होगा, ड्राफ्ट में। अगर ये चाहता कितना भी कि ऐड करके हम डॉक्यूमेंट बना ले, नहीं होगा। अब वो जैसे ही यहाँ पे ऐड एंड व्यू करेगा, यहाँ पे आया, अब इसको ऐड किया, तो अब ये परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स न सिंगल राइट जो अप्रूवल अथॉरिटी है उसके पास है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक लाइन ले लिया है, इस वजह से ये दे रहा है, तो इसको हटाते हैं। न सिंगल उस पर्सन के पास राइट है जो अप्रूव करता है, न सिंगल उस पर्सन के पास राइट है जो इसको क्रिएट करता है। तो होना क्या चाहिए, जो राइट्स है जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक जो क्रिएटर है वो उसको अप्रूव कर नहीं सकता है। ठीक है, अब सपोज दैट इसमें क्वांटिटी कुछ चेंज कर दिया, इसको 100 जो था इसको ये 50 कर दिया। जैसे ही 50 करेगा, अब ये जब इसको अपडेट करेगा तो देखेगा फिर जाएगा अप्रूवल के लिए, किसके पास, जो हायर अथॉरिटी। जैसे ये ओके क्या, ये देखिए, तो ये फिर जाएगा अप्रूवल के लिए। मतलब यहां पे अगर कुछ भी चेंज करेगा XYZ जो अप्रूव हो गया, उसके बाद उसने अगर एनीथिंग एल्स कुछ भी चेंज करेगा तो किसके पास जाएगा, पहले अप्रूवल के लिए जाएगा, तभी वो चेंज कर पाएगा। यहां तक कि अगर उसने यहां पे जो वेयर हाउस है या फिर लोकेशंस है कुछ भी अगर चेंज करने की कोशिश करेगा एनीथिंग एल्स, तो तभी ये होगा जब अप्रूवल अथॉरिटी इसको अप्रूव करेगा। विदाउट अप्रूवल के वो XYZ कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेगा वो ड्राफ्ट में बन के वो वहीं पे सेव होगा। क्लियर है? हेलो, यस सर। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है सर। अब नंबर्स ऑफ स्टेज में आपको करना है, तो आपके जो कंपनी में डेटाबेस बना हुआ है उसमें आप ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5, जो भी बनाना है आप उसमें बना के उस पर चेक कर लीजिएगा। आपको इसी हिसाब से जाएगा। फर्स्ट अप्रूवल करेगा तो सेकंड के पास जाएगा, सेकंड अप्रूवल करेगा तो थर्ड के पास जाएगा। वो आपको स्टेज वहां पे डिफाइंड करने पड़ेंगे, विदाउट उसके नहीं जाएगा। उसमें अगर कोई कंडीशंस लगने हैं, लॉजिक्स लगने हैं, जो बेसिक्स में दे रखा है स्टैंडर्ड में, उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं लगा सकते तो जो भी टेक्निकल्स होंगे उसको आप बोलिएगा, सिंपल कोडिंग्स लिख देगा ट्रू करके, अगर वो लगा देगा तो उस से आपका जो अप्रूवल स्टेज है वो आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये था आपका अप्रूवल। आप इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट पे अप्रूवल लगा सकते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाया था। आप अपने परचेज ऑर्डर पे लगा सकते हैं, आप अपने ब्लैंकेट एग्रीमेंट पे लगा सकते हैं, आप GRPO पे लगा सकते हैं, आप AP इनवॉइस पे लगा सकते हैं, सेल्स इनवॉइस पे लगा सकते हैं, सेल्स ऑर्डर पे, तो सो ऑन जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाया सारे में इसी तरह से लगेंगे। ठीक है, तो वो आपको जो भी है आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होता है तो हम टुमारो डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग अलर्ट पे। जैसे कि सपोज दैट मैंने परचेज ऑर्डर बनाए, ठीक है, परचेज, या फिर मैंने ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनाया। ब्लैंकेट एग्रीमेंट क्या होता था, ऑर्डर बनता था। आपने ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनाया और वो चले जाए परचेज ऑर्डर वाले को, या परचेज ऑर्डर बनाया तो वो कहाँ पे चले जाए, GRPO वाले को चले जाए नोटिफिकेशन। तो इस तरह का अलर्ट अगर लगाना है तो कैसे, अगर आपने GRPO किया, यहाँ पे तो जरूरत नहीं है परचेज ऑर्डर से GRPO के जाए, वो जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परचेज ऑर्डर जाएगा वेंडर को, फिर वेंडर से मटेरियल आएगा तो उसके पास ऑलरेडी चालान आएगा GRPO वाले को। लेकिन जब GRPO बने, जब आपका GRPO बना तो आपका वो स्टोर पर्सन ये नहीं कि पर्ची पर लिख के भेजे कितना क्वांटिटी हमने रिसीव किया है, ऑटोमेटिकली सिस्टम में क्या हो, अलर्ट चला जाए। तो वो कैसे जाएगा, इसको हम लोग GRPO तक थे, तो GRPO हम पर अलर्ट हम लगाते हैं कि अगर GRPO हम क्रिएट करते हैं तो उसका अलर्ट कैसे AP इनवॉइस पे जाएगा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला AP इनवॉइस बना रहा होगा वो कैसे जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेरी मैनेजर में जाके थोड़ी सी टेक्निकली हमें कोडिंग लिखनी पड़ेगी। वो सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं, आप देखेंगे कि उसमें कुछ फील्ड उठाने होंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, जब व्यू में आएंगे तो यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन दिख रहा है, आप यहाँ क्रसर रखिए तो देखिए सबसे पहले आप कॉर्नर में यहाँ नीचे देखेंगे कस्टमर वेंडर कोड, एंड उसी में जब लास्ट में देखेंगे तो क्या दे रखा है, OPDN कार्ड कोड। मतलब टेबल का नाम क्या है, OPDN।
टेबल का नाम जो है आपका जीआरपीओ का हेडर टेबल, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, हेडर टेबल कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, ये डिटेल टेबल कहलाता है। तो डिटेल टेबल जो होता है आपका PDN1 और जो हेडर टेबल होता है OPDM। आप यहाँ कॉर्नर में देखिए, नीचे में जब देखेंगे यहाँ कार्ड कोड लिखा है, उससे पहले टेबल का नाम है। सिमिलरली जब मैं कर्सर को नीचे लाया तो देखिए PDN1 है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन उठा के क्वेरी मैनेजर में सेव कर लेंगे और उसके थ्रू हम अलर्ट लगाएं। तो कैसे सेव करेंगे, हम यहाँ टूल्स में जाएंगे, टूल्स में आने के इसी तरह से सारे क्वेरी मैनेजर रिपोर्ट भी बनते, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके क्वेरी जनरेटर में जाएंगे, ठीक है। ये क्वेरी मैनेजर कहाँ, जहां रिपोर्ट लगा होता है क्वेरी जनरेटर, जहां पे आप जनरेट करते हैं। क्वेरी जनरेटर में गए, यहाँ पे आने पर आपको टेबल नेम पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ पे कर्सर रख के आप टेबल नेम देख लीजिए कौन सा टेबल है, OPDN। तो हम यहाँ पे डालेंगे OPDN और टैब बटन दबाएंगे। अब क्या हो गया, OPND लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, OPDN है, सॉरी, ये हो गया आपका टैब दबा देता हूँ, OPDN, ये है टेबल का नाम। जैसे मैं टैब बटन दबाया ये आ गया। अब मुझे अलर्ट जो भेजना है उसमें क्या भेजना है, तो उसमें भेजना है OPDN मतलब डॉक्यूमेंट नंबर भेज देता हूं मैं, उसमें मैं उसका कार्ड कोड, वेंडर का कोड भेज देता हूं मैं, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट डेट भेज देता हूं। और भी इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हैं, बट अलर्ट जितना कम स्पेसिफिक चीज आप भेजेंगे उतना अच्छा रहे, क्योंकि ये चीजें वहां पे डॉक्यूमेंट जब जाएगा अलर्ट तो वो ओपन करके देख सकता है ये कौन सा आइटम है, कितनी क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप आइटम क्वांटिटी सब भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, बट उस केस में क्या होगा, अलर्ट जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल चीजें बनाइए ताकि उसमें उसको मैंने डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया, वेंडर का नाम दे दिया, ठीक है, और किस डेट में बना है वो दे दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे देखिए एक डॉक्यूमेंट्स बना हुआ इस वेंडर का है और इस डेट में गया। आप चाहे तो इसमें कॉस्ट भी उठा के दे सकते हैं कि टोटल डॉक्यूमेंट जो वैल्यू है परचेज ऑर्डर कितना का है वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए सारे फील्ड आते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट टोटल, तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टोटल लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से आएगा कि ये इतना का परचेज ऑर्डर है, ठीक है, ये परचेज ऑर्डर नंबर 1 है, कस्ट वेंडर जो है ये है, और 28 तारीख को हमने इसको पोस्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे, सेव एज करेंगे तो हमारा क्वेरी मैनेजर रिपोर्ट जहाँ पे सेव होता है वो खुल के आ जाएगा। अब इसमें मैं आया जनरल टैब को दाबा और यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। इसको मैं लिख दूंगा अलर्ट फॉर GRPO, ये हमारा क्वेरी बन गया। अब इस क्वेरी को लगा के हम क्या कर देंगे, अलर्ट बना, ये हमारा सेव हो गया। कहां पे सेव हो गया, जनरल वाले टैब में, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूं। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आने के बाद हम अलर्ट मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आए अलर्ट मैनेजमेंट, अलर्ट, ठीक है, ये कहाँ पे है अलर्ट मैनेजमेंट। अगर आप पाथ के थ्रू जाना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अलर्ट मैनेजमेंट मिलेगा। आप यहाँ पे आइए, यह है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में गए और इसी में आपको दिखेगा अलर्ट मैनेजमेंट। देखिए इसमें यहाँ पे अलर्ट मैनेजमेंट को हमने ओपन किया। जैसे ही आप अलर्ट मैनेजमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा एक्शन कि किस तरह का एक्शन है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा क्रिएट यूजर अलर्ट, सेट अलर्ट टू एक्टिव, सेट अलर्ट टू इनएक्टिव, रिमूव यूजर अलर्ट। तो ये यूजर सेट अलर्ट टू एक्टिव, किसी चीज को एक्टिव अगर आप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आपको याद होगा आइटम में अगर आपने ड्यूरेशन दे दिया कि इतना तारीख से हमारा ये आइटम एक्टिव हो जाना चाहिए, तो ये अपने आप अलर्ट आ जाएगा कि आपका वो आइटम एक्टिव हो गया। सेट अलर्ट टू इनएक्टिव, अगर वो आइटम को आप पार्टिकुलर डेट के बाद इनएक्टिव कर रहे हैं तो अलर्ट आ जाएगा। लेकिन मेनली जो हमारा जो काम करेगा क्रिएट यूजर अलर्ट, इसके बेस पे करेगा। तो हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा विंडो ओपन हो के आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम आप किसका अलर्ट लगा रहे हैं, GRPO का अलर्ट लगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट फॉर GRPO, अलर्ट फॉर GRPO थ्रू AP इनवॉइस, AP इनवॉइस को हम बनाने के लिए ये देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रायोरिटी क्या होगा, तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे हाई,
ठीक है। अब इसको मैंने रिफाइंड कर दिया, यहाँ पे देखिए ओपन सेव क्वेरी, अभी हमने क्वेरी हमने सेव किया था, तो यहाँ पे जाएंगे और जहाँ पे सेव किया था वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। ये जनरल में मैंने अलर्ट फॉर जीआरपीओ इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ठीक है। अब ओके करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक्टिव करूंगा। अब यहाँ पे देखिए अब ये पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कब कब अलर्ट जाना चाहिए, तो आपको देखना है कि कितना मिनट्स में हम डिफाइन करेंगे, एवरी 1 मिनट पे, तो ये एवरी। अब यहाँ पे अगर सेव हिस्ट्री करेंगे तो जितना बार ये अलर्ट जाएगा आपके हिस्ट्री में सेव होता रहेगा और ये डाटा एक्यूमुलेट होता रहेगा। कि सोच लीजिए आपका पूरे एवरी मिनट पे जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको सेव नहीं कराते। अगर क्लाइंट बोलता है कि हमें वो हिस्ट्री रिकॉर्ड भी चाहिए कि यूजर के पास गया है, यूजर कुछ काम नहीं किया है, तो अगर हिस्ट्री रिकॉर्ड आएगा तो कभी भी आप निकाल के देख सकते हैं कि उस यूजर के पास कितने कितने मिनट पे गया है वो अलर्ट, वो आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड में रहेगा और यूजर कभी डिनाई नहीं कर सकता है। तो उस केस में आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यही है यूजर, तो ये यूजर को जाना है अलर्ट, तो हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। आप ये जो है आपके सिस्टम में अलर्ट यहाँ पे आएगा, ईमेल के थ्रू भी करा सकते हैं, एसएमएस भी करा सकते हैं, फैक्स भी, लेकिन इसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेना पड़ेगा। ईमेल तो आप इसमें सेटअप होता है, सेटअप कर देंगे, ईमेल के थ्रू चला जाएगा, लेकिन एसएमएस और फैक्स जो है आपका मोबाइल नंबर के थ्रू इंटीग्रेट होगा, उसकी एक पैकेज आती है, पार्टिकुलर पैकेज परचेज करेंगे तो उसके थ्रू ये जाता है, ठीक है। ईमेल का इसमें सेटअप होता है, आप उसको सेटअप कर दीजिए, जो जैसे आउटलुक में होता है, इनिशियल सेटिंग में उस दिन बताया था शायद आप लोगों को, तो उसकी करा देंगे तो वो आपको मेल के थ्रू भी पार्टिकुलरली जाएगा। तो अगर आपका यूजर है तो मेरे ख्याल से आप ये कराइए तो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे वो उसको अलर्ट जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे ये अलर्ट आपका ऐड हो गया। अलर्ट कैन नॉट बी सेंड टू बाय ईमेल, ईमेल के थ्रू नहीं होगा, ठीक है, हमें नहीं भेज रहे हैं तो हम इसको कर रहे हैं, तो ये हमने अलर्ट बनाया है, ये हमने एक्टिव कर दिया है, इसको हाई अलर्ट पे रख दिया है इसको, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा अलर्ट यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट कभी अलर्ट आपको डीएक्टिवेट करना हो तो इस पे जाके रिमूव अलर्ट करके आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, रिमूव अलर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब रही बात कि अलर्ट फिर भी अगर नहीं जा रहा है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिस्टम में जाइएगा, सिस्टम सेटिंग में, इनिशियल सेटिंग में जाने के बाद जनरल सेटिंग, एंड जनरल सेटिंग में जब आप जाएंगे सर्विसेज वाले मॉड्यूल में तो वहाँ पे एक चेकआउट था, आपको याद होगा कि मैंने बोला था अगर अलर्ट भेजना तो वो चेकआउट, ये देखिए इनेबल अलर्ट, अगर ये नहीं चेकआउट रहेगा तो अलर्ट नहीं जाएगा, तो इसको हमें चेकआउट रखना है। अगर आपको वैलिडेशन लगाना है तो ये चेकआउट होना चाहिए। लाइव कोलैबोरेशन के लिए, मेल सर्विस के लिए ये, मेल सर्विस के अलावा इसमें आपका एसएमएस पॉट वगैरह ये सब आपको डालना है, ठीक है। तो ये जब आप वो कराएंगे मेलर कन्फिगरेशन स्टैप बिजनेस वन मेलर कन्फिगरेशन कराएंगे तो वो होता है, इसको आपको अपडेट कर दीजिए। तो ये आपका ऑल यूजर के लिए हम करते हैं, तब ये आपका अलर्ट काम करना शुरू करेगा। अदरवाइज ये अगर आपने अलर्ट बना भी दिया है, ये आपका सर्विस नहीं एक्टिव है तो आपका अलर्ट काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं। थोड़ी देर में 1-2 मिनट के बाद ये अपना अलर्ट देना। सो जैसे आप देखते होंगे कि अंबिका में मैं लॉग इन जैसे ही करता हूँ अलर्ट आने लगता है, सिमिलरली इसमें भी आना शुरू हो जाएगा। तो हम उसको चेक करते हैं लॉग आउट करके कि आता है या नहीं आता, या थोड़ा टाइम भी लेगा तो उसको देख लेते हैं। मैं अभी इसमें लॉग इन करता हूँ, फिर इसमें लॉग इन करता हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है कि कैसे अलर्ट लगाते हैं या क्वेरी मैनेजर में क्या कमांड लिखते हैं हम? क्वेरी मैनेजर में रिपोर्ट बनाना बहुत ईजी है, उसके लिए टेक्निकल जानना जरूरी है। देखिए पीओ अलर्ट यहाँ पे आ रहा है ना, जो अंबिका वाले में, सिमिलरली उसमें भी अलर्ट आएगा जैसे ही हम लॉगिन करेंगे। अब ये अलर्ट जैसे ही मैं ओपन करूँगा, पीआर अलर्ट है, ये देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स अलर्ट बने होंगे और इस पे अभी तक वर्क नहीं हुआ होगा तो ये तब तक अलर्ट हमें दे दे। जब मैं खोला ये सारे अलर्ट मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा अलर्ट उसमें, ये जीआरपीओ का अलर्ट है, तो उसी तरह से यहाँ पे जीआरपीओ का अलर्ट आते रहेंगे। अब इसमें एक चीज़ और होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो क्वेरी मैनेजर में रिपोर्ट लिखा है थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है, कंडीशन डालना होता है कि जो ओपन डॉक्यूमेंट हो वही यहाँ पे दिखे। अभी आपने देखा पीआर अलर्ट में जो हमारा क्लोज हो गया वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा क्लोज हो चुका है फिर भी ये हमें दिख रहा है। अगर मैं वहाँ पे वेयर कंडीशन डाल दूंगा जो क्लोज हो जाएगा वो नहीं दिखे तो वो नहीं दिखेगा। तो हम चलते हैं अपने डेटाबेस पे, ये तो हमारा
डेटाबेस है नहीं, तो हम आते हैं अपने डेटाबेस में, चेक करते हैं कि हमारा अलर्ट सर्विस शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो ABCD को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए 1 2 3 4, ये मैंने पासवर्ड डाला। अब मैं इसको ओके करता हूँ, देखते हैं अलर्ट का क्या सीन है। ये देखिए आ गया अलर्ट, यहाँ का डेटाबेस, अभी हमने डेटाबेस लगाया था अलर्ट। अब यहाँ जो मैंने कंडीशन दिया था वही कंडीशन यहाँ पे हमें दे। अब जैसे मैं इस पे करूंगा, देखिए मैंने यही चीजें आपको क्वेरी में कमांड में चेक कराया था। क्या क्या मैं भेज रहा था उसको, डॉक्यूमेंट नंबर भेज रहा था, वेंडर का कोड भेजा मैंने, डेट ऑफ ऑर्डर भेजा, एंड क्या भेजा, डॉक्यूमेंट टोटल भेजा था। फिर भी अगर जो बंदा आपका फाइनेंस वाला है वो और भी डिटेल देखना चाहता है GRPO का, ये क्या क्या मटेरियल आया है, कितना क्वांटिटी, तो इस पर क्लिक करेगा तो ये GRPO उसको ओपन हो जाएगा। वो देख सकता है कि क्या क्या आइटम आया है, वो देखेगा कि ये आइटम आया है, इतनी क्वांटिटी, उसकी यूनिट प्राइस ये है, उसने GST वगैरह सही से लगाया है नहीं है, ठीक है, और उसका टोटल वैल्यू जो बन रहा है कितना बन रहा है, ये सारी चीजें वो चेक कर लेगा। चेक करने के बाद फिर क्या करेगा, इस GRPO के बेस पे वो अपना इनवॉइस क्रिएट कर देगा। या तो ये यहाँ से जाएगा, या फिर आपको जैसे बताया कि वेंडर कोड डालेगा, फिर उसके बाद ऐसे वो इनवॉइस यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करेगा, अगर फ्रेट नहीं लगा हुआ है, उसको फ्रेट लगाना है, तो यहाँ पे आके ये जो आपका सेक्शन है इसमें आया, इसमें आके नेट वैल्यू कितना फ्रेट लगा, सपोज दैट 1000 रुपीज फ्रेट लगा है, उस पर 18% आपका GST लगा है, तो आप यहाँ पे आएंगे और इसको GST सेलेक्ट कर लेंगे 18%। इस पे 18% आपने सिलेक्ट करिए। अब जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो फ्रेट लगेगा आपको अलग सेक्शन में रखना है या फिर इसी स्टॉक पे कैप्चर कराना है, तो वो ऑप्शंस आपका यहाँ पे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्वांटिटी वाइज, वॉल्यूम वाइज, वेट वाइज, इक्वल, रो टोटल, तो वो आपको डिफाइन करना है कि कैसे आपको फ्रेट को ले जाना है। जिस हिसाब से आप डिफाइन करेंगे उस हिसाब से रो टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू पे ये लग जाएगा। 1000 रुपया आपका फ्रेट हो गया, 180 रुपया टैक्स हो गया, टोटल 1180 बन गया। अब इसको जब आप अपडेट कर देंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू था उसमें ऐड अप हो जाएगा। 1000 रुपया यहाँ पे फ्रेट दिखा दिया, 180 रुपया इसके टैक्स जो पहले थे वैल्यू उसमें ऐड हो गया। देखिए यहाँ 1000 पे अगर 18 पर 10,000 है, 10,000 पे 18% तो क्या हो गया 1800, और 180 रुपया उधर तो कितना हो गया 1980, ये टैक्स जोड़ के ये आएगा। टोटल वैल्यू आपका ये हो गया। अब इसको आप देखेंगे जनरल एंट्री तो चेक कर लीजिए ऐसा कि JE क्या जा रहा है, तो इसको आप रियलाइज कन्वर्जन डिफरेंस अकाउंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, रियलाइज कन्वर्जन डिफरेंस, क्योंकि कन्वर्जन डिफरेंस आ रहा होगा, हमने गलती क्या कर दिया ना, सिस्टम वाला जो करेंसी रख लिया वो गड़बड़ कर लिया, हमें रखना ही नहीं चाहिए था। रियलाइज कन्वर्जन डिफरेंस अब कहाँ पे जाएगा, इन्वेंट्री वाले में, और उसमें दोनों में हमें आइटम वाले में दोनों में मैप करने पड़ेंगे। तो आते हैं हम लोग देखते हैं, अगर हम USD करेंसी नहीं ले जाते सिस्टम करेंसी तो ये सब चीज़ें इशू नहीं क्रिएट होता। तो रियलाइज नेगेटिव इन्वेंट्री, सेल्स, ऑफसेट, समय तो नहीं है, इसके मतलब हमारा परचेज वाले सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हमारा इशू आ रहा है। तो हमारा GL अकाउंट का अगर कभी भी इशू है तो सबसे पहले आइटम ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, और जो आइटम ग्रुप में जाता है GL वही आपका किस में जाता है, वही जाता है आपका इन्वेंट्री वाले मॉड्यूल पे भी, तो दोनों को वेयर हाउस में भी जाता है। एक तो मैंने यहाँ चेक कर लिया, दूसरा क्या करेंगे वेयर हाउस पे जाके चेक करेंगे। ये हमारा वेयर हाउस है, आप यहाँ वेयर हाउस पे आए और इस वेयर हाउस में भी अकाउंट जाता है यहाँ पे, तो यही हमें चेक करना है। रियलाइज डिफरेंस था, परचेज डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस तो यहाँ पे हमने दे रखा है, नेगेटिव इन्वेंट्री इसमें ज़रूरी नहीं है, सेल्स रिटर्न इसमें है नहीं, ठीक है। तो आपको अब इसको बंद करके क्या करना है, GL अकाउंट डिटर्मिनेशन जहाँ पे किया था हमने उसमें चलते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस हो गया। अब हम GL अकाउंट डिटर्मिनेशन पे जाएंगे, परचेज वाला टैब ओपन करेंगे, ठीक है, जनरल टैब जो है। तो इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ GL अकाउंट डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा परचेज टैब है, सेल्स में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, AP इनवॉइस बना रहे हैं परचेज का, तो परचेज में आना है। अब यहाँ पे देखिए रियलाइज परचेज डिफरेंस, रियलाइज कन्वर्जन डिफरेंस गेन, रियलाइज कन्वर्जन डिफरेंस
और लॉस, यहाँ पे हमें अकाउंट डिफाइंड करनी है। ठीक है, तो कन्वर्जन डिफरेंस है तो आप इसी को उठा के डाल दीजिए जो एक्सचेंज डिफरेंस वाला था। ठीक है, इसी को मैं अभी मैप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई अकाउंट नहीं है परचेज, और यही चल रहा है कन्वर्जन डिफरेंस, दैट मीन्स एक्सचेंज डिफरेंस वही होगा आपका। तो इसको मैंने अपडेट करें, बाकी अगर दूसरा होगा तो आप अपने उससे क्लाइंट से पूछ के आप उसको मैप कर दीजिए। अभी मैंने इसको मैप कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा जनरल एंट्री आता है या नहीं आता। रियलाइज कन्वर्जन डिफरेंस अकाउंट इज नॉट डिफाइंड। कन्वर्जन डिफरेंस अकाउंट डिफाइन तो कर दिया। रियलाइज कन्वर्जन डिफरेंस अकाउंट कहाँ से ला रहा है ये, सेल्स परचेज, ये हो गया, ये हो गया, कैश डिस्काउंट एक्सपेंस परचेज क्रेडिट अकाउंट कर, उस पर कर क्रेडिट अकाउंट तो हमारा उस पर जा रहा है। रियलाइज परचेज ओवर पेमेंट एपी अंडर पेमेंट, ये लग रहा है मुझे एक्सपेंस इन्वेंट्री अकाउंट ओवर पेमेंट एक्सेस प्रोविजन मेड, एक्सेस प्रोविजन में एक्सचेंज रेट डिफरेंस एक्सपेंस ओवर पेमेंट का तो इसमें बना हुआ है ही नहीं, यही गड़बड़ा रहा है। किटी शेयर ओवर पेमेंट ग्रेजुएटी एचआरए, अभी तत्काल में एक्सचेंज को इस पे मैप करके देखता हूँ कि हमारा ओपन होता है कि नहीं। एक्सचेंज रेट डिफरेंस, हमें ओवर पेमेंट अंडर पेमेंट एक बनाना पड़ेगा तो, क्योंकि जीआरपीओ पहले हुआ है, आज मैंने उसका एक्सचेंज रेट डाला है, तो जो डिफरेंस आएगा वो उस पर लेके जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री अकाउंट, इसकी ज़रूरत है नहीं, हमने अलग ही मैप कर रखा है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स नहीं है, तो अब हम इसको अपडेट करके देखते हैं कि क्या करता है। नहीं होगा तो फिर एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे इसमें, तो वही अकाउंट है जो हमने वहाँ पे वेयर हाउस पे आपको दिखाया। इन्वेंट्री ऑफसेट क्रिएटिंग सेल्स परचेज बैलेंस, बस इसमें नहीं है। और जनरल में राउंड ऑफ इंड, रियलाइज एक्सचेंज रेट डिफरेंस, रियलाइज एक्सचेंज लॉस, लॉस गेन, कन्वर्जन डिफरेंस, ये रियलाइज कन्वर्जन डिफरेंस लॉस, यही शायद बोल रहा था, यही तो था हमारा एरर। रियलाइज कन्वर्जन डिफरेंस गेन, एक सेकंड, एक्सचेंज रेट डिफरेंस, एक्सचेंज रेट डिफरेंस, सिस्टम करेंसी हमेशा आपका अपनी कंपनी का ही करेंसी रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा जीएल अकाउंट फिर बना के मैप करने पड़ेंगे। आउट गोइंग जीएसटी अदर्स, ठीक है, और तो कहीं नहीं है इसमें, हमें तो सेल से लेना देना कुछ है ही नहीं, तो हमारा परचेज चल रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पीरियड इन क्लोजिंग कार्ड कोड, ठीक है, अब हमारा ओपन हो जाना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं, इसमें नहीं होगा तो हम इसको बंद करके फिर से ओपन करेंगे, क्योंकि हमने जीएल अभी मैप किया है ना, तो वो अपडेट नहीं लेगा तो देते रहता है एरर, ऐसा भी होता है। तो हम एक बार इसको बंद करके फिर से, अच्छा लग गया, देखिए ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका किसकी वजह से नहीं आ रहा था, तो ये आप देखिए यहाँ पे आ रहा, ये वैल्यू देख रहे हैं, इसके वजह से गड़बड़ आ रहा था। जब परचेज डिफरेंस में जो भी वैल्यू आएगा वो उठा के ले जाएगा। तो यहाँ पे आपका वेंडर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, एंड आईजीएसटी दो तरह के जा रहा है, एक आपका तो ये तो हो गया आइटम का जीएसटी, और ये हो गया आपका फ्रेट का। गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस, जैसा कि आपका जीआरपीओ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हो गया, एंड ये जो है आपका फ्रेट जो लगा रखा है 1000 का, वो फ्रेट इसमें उठ के आ गया।
ठीक है। अब आप इसको बंद करके जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा अलर्ट क्या काम किया, अलर्ट से ये पता चला पर आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि वो मटेरियल हमारे स्टोर में आ गया है और उसकी अब हमें बिलिंग करनी है। तो मेन मोटिव अलर्ट का यही था। अब जैसे ही ये एक चीज़ें बन गया, अब यहाँ पे वो अलर्ट नहीं आनी चाहिए, तो उसमें हमें कंडीशन लगानी पड़ती है। जो अभी आपको कंडीशन नहीं लगाओ, ये अभी भी इस पे आता रहेगा, ये अलर्ट जो है जीआरपीओ का आता रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कंडीशन नहीं लगाया है कि जब तक ये डॉक्यूमेंट ओपन रहे तभी तक ये हमें अलर्ट मिले, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, तब हम आगे चलते हैं। हाँ अभिषेक बताइए। अभिषेक आपने हैंड रेज कर रखा। हाँ सर, वो जो डाउट था जो आप बता रहे थे कि वहाँ जाता है, वही डाउट था, लेकिन आपने बाद में क्लियर कर दिया कि कहाँ जाता है, जो आपने परचेस को क्रिएट किया था। हाँ ठीक है। और किसी का कुछ? अब मैं आपको ये देखिए, अभी भी हमारा ये एक आखिरी क्वेश्चन है सर, जैसे कि अगर मान लीजिए हम INR ले लिए और USD ले लिए, अलग अलग करेंसी ले लेते हैं, तो उससे क्या मतलब क्या वो होता है? उसमें क्या होगा कि एक्सचेंज रेट में माइनर भी डिफरेंस आएगा ना। जैसे कि जीआरपीओ कल या परसों में हमारा फ्राइडे का बना हुआ है जीआरपीओ, और आज क्या है मंडे को हम ये बना रहे हैं, तो उसमें अगर माइनर भी डिफरेंस, डे चेंज हो गया, तो एक्सचेंज रेट में अगर माइनर भी डिफरेंस होगा ना, तो उस केस में वो जीएल अकाउंट मांगेगा कि जो डिफरेंसेज आ रहा है वो कहाँ पे उठा के ले जाएंगे। तो एक्सचेंज रेट डिफरेंस तो ऑलरेडी हमने लगा रखा था, लेकिन ये जो हमने सिस्टम करेंसी जो दे दिया यूएसडी, उसके वजह से एक्सचेंज रेट उस केस में आता कि जब हमारा वेंडर पे करेंसी रहता यूएसडी और हमारा करेंसी आईएनआर रहता, तब तो एक्सचेंज रेट मिल जाता। लेकिन हम सिस्टम करेंसी ही बाय डिफॉल्ट हमने क्या कर दिया, यूएसडी डाल दिया। तो इसलिए वो रियलाइज वाला जो मांग रहा था आपका कि वो एक्सचेंज रेट डिफरेंस जो बाद में नहीं, मैंने जनरल टैब में जाके मैप किया है, तो उसको वो मांग रहा था। तो आपको करना क्या है, जब भी इस तरह का एरर आए तो सिंपली गूगल कर लेना, या फिर वो जीएल अकाउंट इंफॉर्मेशन वाला टैब में जाना, उसमें चेक कर लेना कि सारे अकाउंट आपके टैब में मैप है या नहीं है। ठीक है, पर 3 चीजें चेक करना है आपको। आइटम ग्रुप पे जाना है, इन्वेंट्री वाले मॉड्यूल पे जाना है, उस पे चेक करना है। आइटम ग्रुप और इन्वेंट्री पे सेम ही होता है जीएल अकाउंट। उसके बाद अगर परचेज का काम कर रहे हैं तो परचेज वाले टैब में जाइए, अगर सेल्स का काम कर रहे हैं तो सेल्स वाले टैब में जाइए, और वहाँ पे आप अकाउंट को, जो भी अकाउंट का एरर दे रहा है उसको वो करके आप उसको मैप कर दीजिए, वो चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन और था जो आपने अलर्ट का बताया, ये अलर्ट क्या मतलब कि हम सिर्फ क्वेरी जनरेटर से सिर्फ क्या हम अलर्ट ही के लिए ही क्वेरी जनरेटर को ना 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 भाई, क्वेरी जनरेटर से बहुत सारी चीजें बनते हैं। रिपोर्ट अभी रिपोर्टिंग सेक्शन में आने दीजिए। वैरायटी ऑफ रिपोर्ट आपको जो चाहिए वो सारे रिपोर्ट आपके यहीं से बनेंगे। ये तो एक छोटा सा झलक था आपको कि कैसे क्वेरी मैनेजर में हम डेटा उठाते हैं। अब अभी देखिए, जो भी हम कमांड लिखते हैं ना एसक्यूएल में, वो क्वेरी मैनेजर से हमारा इजी हो जाता। अब ये जो हमने लगाया है अलर्ट, ये देखिए अभी भी दे रहा है, जबकि ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। जीआरपीओ हमारा जब एपी इनवॉइस बना, ये क्लोज हो गया, तो हमें ये अलर्ट नहीं आने चाहिए थे। अब आ रहा है तो हम कैसे इसको स्टॉप करें? तो ये जो हमारा अलर्ट है, इसके जो क्वेरी मैनेजर में जो हमने कमांड लिखा है, उसमें एक चीज़ें हमने लगाना भूल गया। वो क्या किया, तो वो आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए था हमको। जो हम यहाँ पे आए थे, क्वेरी मैनेजर में गए, क्वेरी जनरेटर में जाके हमने टेबल नेम उठाया था। ठीक है, टेबल नेम क्या था, OPDN यही था टेबल जो हमारा जीआरपीओ का था। हमने क्या किया था, ये डॉक्यूमेंट नंबर लिया था और क्या दिया था उसको, डॉक्यूमेंट नंबर, एंड आप देखिए यहाँ पे वेंडर है, पोस्टिंग डेट है एंड डॉक्यूमेंट टोटल है। तो हमने ये कार्ड कोड ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपका पोस्टिंग डेट, तो पोस्टिंग डेट तो यही है आपका, डॉक्यूमेंट डेट जो होगा, डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग ये है पोस्टिंग डेट। ठीक है, उसके बाद है डॉक्यूमेंट टोटल, तो डॉक्यूमेंट टोटल भी हमने उठा लिया था। अब इसमें हमें करना क्या था, अब यहां पे हमें वेयर कंडीशन में डिफाइन करना था कि वही डॉक्यूमेंट हमें यहां पे अलर्ट देना है, जो डॉक्यूमेंट क्या होगा, जिसका स्टेटस ओपन होगा,
क्लोज वाला हमें नहीं चाहिए। जो वेयर कंडीशन हमने इससे पहले वाला जो अलर्ट लगाया उसमें नहीं डाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप नहीं, सॉरी ये डॉक्यूमेंट टाइप नहीं, डॉक्यूमेंट स्टेटस हमें फील्ड उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है ये वेयर हाउस डॉक्यूमेंट स्टेटस, ये फील्ड है। इस स्टेटस को हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे कंडीशन में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका इक्वल टू। आप ऐसे भी इक्वल टू कंप्यूटर में आप टाइप कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप आएंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कर्सर है, इसको इक्वल टू एंड ओपन के लिए क्या जाता है, ओ जाता है। आप बोलेंगे कि कैसे पता चला, अभी मैं आपको चेक कराता हूं कि कैसे पता चला। यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे सिंगल कोटेड करेंगे, यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया, इसको हैंड टाइप का होगा, यहाँ पे आए, ठीक है, सिंगल कोटेड एंड कैपिटल ओ डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हम फिर सिंगल कोटेड से इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन होगा वही इस लिस्ट में आएगा। अब देखिए एग्जीक्यूट मैंने किया, क्या बोल रहा है, नो डेटा। अगर मैं इसको हटा दूं, देखिए यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आ रहा है ना, अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूं, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं हटा देता हूं, अगर मैंने इसको हटा दिया, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये डेटा देगा, ये देखिए ये डेटा दे रहा है जो क्लोज हो रहा है। तो हमें ये कंडीशन डालने होंगे उसमें कि हमें अलर्ट किसके लिए देना है, जो ओपन होगा, जिसका इनवॉइस बन जाएगा उसका। देखिए अभी भी आ रहा है ये अलर्ट, इसका मतलब कि अगर हम ये कंडीशन नहीं डालेंगे तो नंबर्स ऑफ अलर्ट आते रहेंगे, जो डॉक्यूमेंट क्लोज होगा उसका भी अलर्ट आता रहेगा, और जो यूजर होगा, जो एपी इनवॉइस बना रहेगा, वो परेशान होता रहेगा, बार बार वो ओपन करके दिखाएगा, फिर अलर्ट आया, इसका मतलब नया बना होगा और पता चला कि वो ऑलरेडी क्लोज हो गया, वही आ रहा है। तो इसलिए ये चीजें आपको उसमें कंडीशन डालनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है सर। तो अच्छा, इस एक चीज़ और सर, उस दिन आप कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे थे, कह रहे थे कि मैं कोई डॉक्यूमेंट भेज दूंगा लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में। किस चीज के लिए डॉक्यूमेंट? सर वो मुझे याद नहीं आ रहा है सर, मैं एक बार आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इस ग्रुप पे ही रिकॉर्डिंग देख करके, कि उससे क्या क्या पता चल जाएगा कि मैं आपको बता दूंगा सर आज। ठीक है, अब दे दीजिए, लेकिन इन लोगों को तो जो डॉक्यूमेंट देना था मैंने दे रखा है, फिर भी आप बता दीजिएगा क्या है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस क्वेरी मैनेजर को उसी लिस्ट पे सिलेक्ट कर दिया जो मैंने वहां पे सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो अब हमारा अलर्ट यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ जो क्वेरी कमांड जो चल रहा था, जिसके बेस पे अलर्ट लगा रखा था, उसमें मैंने कंडीशन डाल दिया कि अब जो हमारा जो आना चाहिए वो वही डॉक्यूमेंट आना चाहिए जो हमारा ओपन होगा। जैसे ही वो क्लोज हो जाए उसका हमें अलर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये जो आपका यहाँ पे क्वेरी कमांड जो चल रहा था, इस पे आप आइए अलर्ट पे, ये बस उसका जो मैंने ये सिलेक्ट किया था उसको मैंने अपडेट कर दिया। अगर आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, इस पे आए और इसको आप सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे, इसको ओके कर दीजिए, तो ये जो ओपन है जो हमने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, इसको ओके कर दिया। अब हमारा कब आएगा, जब हम फिर नया जीआरपीओ बनाएंगे तभी आएगा। जब तक ये क्लोज रहेगा, जब तक ये आप नया नहीं बनाएंगे, एक बना हुआ ये क्लोज है, तो अब आपको अलर्ट नहीं आएगा। मतलब जो हमने कमांड दिया है उसी के बेस पे हमें अलर्ट जाएगा। अब नया एक बना के देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया इसी का। ठीक है, और इसको मैंने किया, डू यू वांट टू क्रिएट रेफरेंस बिटवीन दिस, नो कर देता हूँ। ठीक है, वो इस दोनों के बीच में रेफरेंस क्रिएट करने की बातें कर रहा था, तो मैंने इसे मना किया कि नहीं, रेफरेंस नहीं करना, मैं कोई दूसरा बना रहा हूँ, मुझे बस डेटा नहीं लेना पड़े, इसलिए मैंने डुप्लीकेट किया है। ठीक है, अब मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहने दिया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। अब आपका ये क्या है, मटेरियल बैचेबल आइटम है, तो जैसे ये स्टॉक आप डालेंगे तो मांगेगा बैच। तो मैंने ये लास्ट टाइम हुआ था जो बैच मैंने डिफरेंट तरीके से बताया था आपको कैसे अपलोड करना है, तो ये सारे कर दिया मैंने। अब इसको मैं ऐड करता हूँ, तो देखिए जैसे ही मैं ऐड करूँगा विदिन 1 मिनट अलर्ट आ जाएगा। अब मैंने ये किया। अभी ये डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है, लेकिन डॉक्यूमेंट नंबर 1 क्या है, आपका क्लोज है। तो अब जो अलर्ट आएगा सिर्फ किसका आएगा, डॉक्यूमेंट नंबर 2 का आएगा, 1 का नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करता हूँ। तो देखिए हो सकता है कि अभी खुद से आ जाए, क्योंकि एक बार जब फ्लो बन जाता है तो टाइम नहीं लेता, नहीं आएगा तो तब तक हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर में आ जाएगा मैनेजर। और यहाँ पे मैं डाल दिया 1 2 3 4।
ये आ गया अलर्ट। अब इस अलर्ट में क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 नंबर डॉक्यूमेंट आना चाहिए, 1 नंबर नहीं आना चाहिए। अगर 1 नंबर आ रहा है तो वो गलत है, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ला रहा है तो वो गलत है, क्योंकि यूजर क्या होगा, परेशान हो जाएगा कि 1 नंबर मैंने इनवॉइस ऑलरेडी बना दिया, फिर मेरे पास 1 नंबर आ रहा है, तो वो नहीं आना चाहिए। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या आया, ओनली 2 नंबर आया। तो ये क्यों आया, क्योंकि ह्यूअर कंडीशन में मैंने डाल दिया कि डॉक्यूमेंट स्टेटस जिसका ओपन हो वो ही आना है। अब जैसे ही वो एपी इनवॉइस बना देगा इसका, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज होगा, फिर अलर्ट आना बंद। जब तक वो नहीं बनाएगा तब तक ये अलर्ट आता ही रहेगा। क्लियर। तो आज मैंने आप लोगों को अप्रूवल बताया और अलर्ट लगाना बताया। अब आप अपने कंपनी में जाइए कल, और जितना अलर्ट लगा सकते हैं पूरे प्रोसेस को ऑटोमाइज कर सकते हैं। टेस्ट में 1-2 लगा के चेक कर लीजिए, इजी है, और उसके बाद सारे पे लगाइए, टेस्ट कीजिए, ठीक है, और आप अपना ऑटो करिए सिस्टम को, जो भी सिस्टम है, और इस तरह से आपको अलर्ट बेस्ड सिस्टम काम करेगा। ठीक ये है। अपना अगर सैप अकाउंट अगर चाहिए आपकी तरह जैसे प्रैक्टिस के लिए तो कैसे, क्या चाहिए, सैप सैप वाला अकाउंट, सैप सर्वर चाहिए। हाँ सैप सर, क्योंकि कंपनी में तो लाइव है, लाइव चल रहा है, मतलब तो ये सभी लोग ले रखे हैं, रेडप्पा रेड्डी जी, उसके बाद और भी सोनी जी हैं, उमेश जी हैं, सब लोग ये क्लाउड ले रखे हैं। इन लोगों के पास नंबर है, ये शेयर कर देंगे आपको, और उससे बात कर लीजिएगा, इन लोगों से भी बात कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता। आप लोगों को नंबर दे रखा है, वो अलग ही पार्टी है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उनसे बात कर लेना, शायद 800 या 1000 रुपये इन लोगों से पर महीने लेते हैं, तो आपको प्रोवाइड करेंगे आपको सर्विसेज, तो 1 महीने का। तो उसमें आप लेके अपना डेटाबेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए जितना करना है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन में यही क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। टुमारो मैं सोचा था आज कि मैं नोटिफिकेशन भी बताऊंगा आपको, अलर्ट वगैरह, जो ये तो अलर्ट हो गया। एक होता है वैलिडेशन लगाना कि सिस्टम में, तो वो एसक्यूएल कमांड बेस है, थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाए उसके बाद, तो वो मैं आपको सोचा था आज कराऊंगा। तो आज नहीं हो पाया, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 नोटिफिकेशन बनाना, कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे कि ब्लैंकेट एग्रीमेंट पे प्राइस है, वो आपका कोई चेंज ना कर पाए परचेज ऑर्डर पे यूजर, तो ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन कैसे लगाते हैं। जो कस्टमर का या वेंडर का रेफरेंस नंबर है वो ब्लैंक ना हो, वो कैसे लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तो कल हुआ तो करूँगा, नहीं तो फिर परचेज साइकिल क्लोज करने के बाद फिर वो कराऊंगा, ठीक है। तो ये था सेशन जो हमारा होना था, जिसके लिए फ्राइडे को उसने बवाल मचाया था राम शर्मा ने, तो आज ये हो गया। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब फिर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। हेलो हाँ बताइए। सर, मेरा एरर आ रहा था। क्या एरर आ रहा है? मेरा सर जनरल एंट्री का जो आइकॉन है सीआरपीओ के, और उससे वहाँ दिख नहीं रहा है सर, वो आईपीओ कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, लगा कहीं से कुछ छूट गया है तो। नहीं क्या आइकन नहीं दिख रहा है जनरल एंट्री देखने का? जनरल एंट्री बन नहीं रहा है सर मेरे, हाँ देखने का। नहीं, कुछ एरर दे रहा है या फिर ऐसे ही है वो? नहीं, वो आ ही नहीं रहा है। आपने कहीं बताया था कि उसको आइटम पे या कहीं जाके जीएल अकाउंट पे उसको कॉन्फ़िगरेशन से सेट करते हैं, पर वहाँ से ही मैंने किया तो भी बन नहीं रहा है। दिखाइए आप एनिटेक्स पे भी शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, जी यहीं पे स्क्रीन शेयर कीजिए। सेशन आज का क्लियर तो हुआ ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर, आपका आईडी देंगे? आईडी, अच्छा एनिडेक्स आईडी, इसी पर स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ इसी पे आप गूगल मीट पे आप कनेक्ट कर रखो ना मुझे। नहीं, इसी मैं मोबाइल से होगा। अच्छा 1 सेकंड रुको, मैं देता हूँ। ये है 1365 पासवर्ड पासवर्ड का है? ये एनिडेक्स है। आपको क्या वो अल्ट्रा व्यूअर चाहिए क्या?
अल्ट्रा भी हो रहा है, अल्ट्रा भी हो रहा है। एक मिनट में इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ यार, इस सेशन तो कंप्लीट हो गया ना।